जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 10 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था झांसी की रानी, जो कि एक कविता थी, जिसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से झांसी की रानी वीरतापूर्वक अंग्रेज़ों से लड़ी और अपने झांसी की रक्षा की। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 11 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जो देख कर भी नहीं देखते। इसकी लेखिका हैं हेलन केलर। तो सबसे पहले हम हेलन केलर के जीवन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद पाठ की तरफ बढ़ेंगे। हेलन केलर उन महान महिलाओं में से थीं जिन्होंने अपने कार्यों और सिद्धांत के बल पर दुनिया में एक अनूठी मिसाल कायम करी। हेलन केलर के जीवन में आने वाली मुश्किलों ने उनके हिम्मत और मेहनत के आगे घुटने टेक दिए। जिस प्रकार की परिस्थितियों के बारे में हम सोचकर ही खौफ से भर जाते हैं, उन परिस्थितियों में हेलन केलर ने अपना जीवन जिया और हिम्मत की एक मिसाल खड़ी की। हेलन केलर का जीवन हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हेलन केलर ने यह साबित करके दिखाया कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी, दृढ़ संकल्प, कठिन परिश्रम और मेहनत करते हैं, तो आपको निश्चित ही अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 को टस्कम्बिया, अल्बामा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। हेलन केलर का पूरा नाम हेलन एडम्स केलर था। हेलन केलर के पिता का नाम आर्थर एच केलर था और मां का नाम कैथरीन एडम्स केलर था। हेलन केलर के पिता सेना में अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। जब हेलन केलर का जन्म हुआ तब वह बिल्कुल स्वस्थ थीं। समय बीतता गया और लगभग 19 महीनों के बाद हेलन केलर बीमार हो गईं। उन्हें तेज बुखार ने जकड़ लिया। काफ़ी मुश्किलों के बाद 3 से 4 दिन में हेलन केलर का बुखार उतर गया। उन्हें ऐसा बुखार था कि ज़्यादातर मामलों में ऐसे रोगी की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन हेलन केलर बच गईं। कुछ समय बाद पता चला कि उस बीमारी के कारण हेलन केलर अपनी सुनने, बोलने और देखने की शक्ति खो चुकी है। अब हेलन केलर के माता पिता के सामने एक चुनौती थी कि उनको शिक्षा कैसे दी जाएगी। कौन ऐसा शिक्षक होगा जो हेलन केलर को अच्छी शिक्षा दे पाएगा और हेलन केलर उसे समझ पाए। यह चुनौती इसलिए थी कि हेलन केलर सामान्य बच्चों से अलग थीं, क्योंकि अब वह बोलने, सुनने और देखने में असमर्थ थीं, जिसके कारण हेलन केलर दूसरे बच्चों के साथ बैठकर पढ़ नहीं सकती थीं, उनके साथ खेल नहीं सकती थीं और उनसे बातें नहीं कर सकती थीं। लेकिन हेलन केलर के माता पिता यह जानते थे कि उनकी पुत्री में इन सभी मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत है। हेलन केलर की मां ने उन्हें कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इससे कोई भी लाभ नहीं हुआ। फिर कुछ समय बाद एक दिन हेलन केलर की मां की मुलाकात डॉक्टर माइकल अनेग्रस से हुई और डॉक्टर माइकल अनेग्रस ने उन्हें एक कुशल अध्यापिका से मिलाया और फिर हेलन केलर के माता पिता की चुनौती, जो उनके लिए एक शिक्षक ढूंढने की थी, वह खत्म हो गई। हेलन केलर के माता पिता के कई प्रयासों के बाद अंत में उन्हें हेलन केलर के लिए एक अध्यापिका मिल गई, जिनका नाम एनी सुलेवान था। एनी हेलन केलर को पढ़ाने के लिए उनके घर पहुंची। उस समय हेलन केलर बहुत क्रोधित और जिद्दी लड़की थी, लेकिन एनी उसे समझती थी और वह जानती थी कि वह जिस परिस्थिति में है उसका ऐसा करना भी एक प्रकार से सही है। एनी हेलन केलर को उनके माता पिता से दूर ले जाना चाहती थी और इसी विषय में एनी ने हेलन केलर के माता पिता से बात की और उन्हें समझाया कि उसे असहाय और लाचार ना समझे और उसे सीखने के लिए मेरे साथ छोड़ दें। हेलन केलर के माता पिता ने एनी की बात समझी और हेलन केलर को परिवार से दूर ले जाने की मंजूरी दे दी। अब एनी हेलन केलर को उसके परिवार से दूर बगीचे के बीच में बने एक घर में लेकर रहने लगी। अब एनी हेलन केलर को अपने तरीके से शिक्षा देने लगी और हेलन केलर भी धीरे धीरे उन्हें समझने लग गई। कुछ दिनों बाद हेलन केलर का स्वभाव पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गया। अब वह हंसमुख, नम्र और सरल स्वभाव की हो चुकी थी। हेलन केलर की शिक्षा। एनी ने हेलन केलर को अनेक तरीकों से शिक्षा दी। हेलन केलर को सिखाने के लिए एनी ने मैनुअली अल्फ़ाबेट यानी एनी के ने अपने हाथ पर पानी का संकेत बनाया, फिर उसका
हाथ पानी के नीचे ले गई। इसी प्रकार एनी ने हेलन केलर को पूर्ण वाक्य में बात करने योग्य बना दिया। इन सब के बाद एनी ने हेलन केलर के माता पिता से बात की और उन्हें यह सुझाव दिया कि अब हेलन केलर को नेत्रहीनों के पार्किन इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाए और उन्हें इस शिक्षा से भी अवगत कराया जाए। एनी का सुझाव सुनने के बाद हेलन केलर के माता पिता ने उन्हें वहां भेज दिया। हेलन केलर ने वहां 6 साल तक ब्रेल लिपि सीखी। हेलन केलर अब एक बुद्धिमान युवती बन गई थी। हेलन केलर में सीखने और काम करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। 12 वर्ष की उम्र में वह बोलने लग गई थी। हेलन केलर में अब सोचने और समझने का एक विशेष गुण उत्पन्न हो चुका था। अब उन्होंने अपने जीवन के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। हेलन केलर ने न्यूयॉर्क के राइट हम्सन स्कूल फॉर डीप में संकेत भाषा सीखी। सन 1904 में हेलन केलर ने रेडक्लिफ कॉलेज से स्नातक की उपाधि हासिल की। हेलन केलर यहाँ सामान्य छात्रों के साथ पढ़ती थीं। यहाँ पढ़ते पढ़ते ही उनमें लिखने का शौक बढ़ने लगा और वह लिखने लगी। हेलन केलर ने अनेक भाषाएं भी सीखीं, जैसे फ्रेंच, अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। अब धीरे धीरे हेलन केलर की रुचि लिखने में और ज़्यादा गहरी होती गई और हेलन केलर ने ब्रेल लिपि में अनेक पुस्तकें लिखीं और कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया। हेलन केलर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम द स्टोरी ऑफ माई लाइफ था। इनकी यह पुस्तक इतनी प्रसिद्ध और चर्चित रही कि उन्होंने उस पुस्तक की आय से एक घर खरीद लिया। हेलन केलर के संघर्षों का दौर। अपने जीवन में हेलन केलर ने संघर्षों का ऐसा दौर पार किया था जो असहनीय था। हेलन केलर ने यह समझ लिया था कि अगर संघर्ष किया जाए तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसे हम कर नहीं सकते। इसी सोच के दम पर हेलन केलर ने समाज के हित के लिए अनेक कदम उठाए और वह लोगों को जागरूक करने के लिए निकल पड़ी। उन्होंने पूरे देश में घूमकर लोगों को अपनी कहानी बताई ताकि वे भी दुखों से लड़ने की प्रेरणा पा सकें। उन्होंने महिलाओं के समान अधिकारों के लिए भी आवाज़ उठाई। हेलन केलर ने यह सिद्ध कर दिखाया था कि शरीर की अपंगता किसी व्यक्ति को पढ़ने, लिखने, बोलने और खेलने में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। आलस्य और निराशा के कारण ही कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। हर एक व्यक्ति जीवन में परिश्रम, लगन और साहस से सफलता प्राप्त कर सकता है। लिखने, बोलने और खेलने में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। आलस्य और निराशा के कारण ही कोई व्यक्ति नहीं बढ़ पाता है। हर एक व्यक्ति जीवन में परिश्रम, लगन और साहस से सफलता प्राप्त कर सकता। अब हेलन केलर अमेरिकी लेखक थीं और उसके साथ शिक्षक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी थीं। पुरस्कार एवं सम्मान। हेलन केलर को सन 1936 में थियोडोर रूजवेल्ट विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। सन 1964 में उन्हें राष्ट्रपति स्वतंत्रता पदक से सम्मानित किया गया। सन 1965 में उन्हें वीमन हॉल ऑफ फेम में चुना गया। उन्हें स्कॉटलैंड की ग्लासगो यूनिवर्सिटी और जर्मनी की बर्लिन यूनिवर्सिटी और उसके साथ ही भारत के दिल्ली विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई। तो ये रहा लेखिका का जीवन परिचय। तो अब ये लेखिका का जो जीवन परिचय था ये समाप्त हुआ। अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं जिसका शीर्षक है जो देख कर भी नहीं देखते। इसकी लेखिका है हेलन केलर। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? ये जो लिखा गया है ये हेलन केलर ने अपनी ही कहानी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि कभी कभी मैं क्या करती थी, अपने मित्रों की परीक्षा लेती थी। क्या देखने के लिए? कि ये परखने के लिए। परखने मीन्स होता है गुण दोष आदि को जानना। ये परखने के लिए कि वे उनके जो मित्र हैं, मतलब जिसके पास आंखें हैं, वो क्या देखते हैं। जल्द ही उनकी जो एक मित्र थी वो जंगल में घूमने गई थी और वहाँ से घूमकर वापस आई थी। तो हेलन केलर ने उनसे पूछा कि आपने जंगल में क्या क्या देखा। तो उनकी मित्र ने क्या कहा, इसको आप सुनिए। कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मतलब उनकी मित्र जो थी उन्होंने कहा कि मैंने जंगल में कुछ खास नहीं देखा।
मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। हेलन केलर कहती हैं कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ उनके जवाब पर, क्योंकि मैं जानती थी कि ये ऐसा ही कुछ जवाब देंगी। मैं जिससे भी कोई प्रश्न पूछती थी वे ऐसे ही जवाब देते थे, तो मैं इसकी अभ्यस्त हो चुकी थी। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ जवाब ये देंगी। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे विश्वास है कि जिनके पास आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। हेलन केलर कहती है कि ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता कि जंगल में अगर घंटा भर घूमा जाए तो कोई विशेष चीज़ ना दिखे, लेकिन उनकी मित्र को नहीं दिखा तो वो झूठ बोल रही थी ऑब्वियसली, या तो फिर वो बताना नहीं चाहती थी। तो हेलन केलर कहती हैं ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे तो जिसे मुझे यानी कि हेलन केलर को जिसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन सैकड़ों रोचक चीज़ें उन्हें देखने उन्हें मिल जाती हैं जिन्हें वो छू कर पहचान लेती हैं। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वो भोजपत्र के पेड़ के बारे में और चीड़ के पेड़ के बारे में बताती हैं कि यदि मुझे भोजपत्र के पेड़ को पहचानने को कहा जाए तो मैं उसकी चिकनी छाल को छूकर पहचान लूँगी कि ये भोजपत्र का पेड़ है, अथवा खुरदुरी छाल छूकर पहचान जाऊँगी कि ये चीड़ का पेड़ है। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। जब वसंत का मौसम होता है तो हेलन केलर कहती हैं कि मैं टहनियों में मतलब फूलों को ढूंढती हूँ, कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उसकी घुमावदार बनावट बहुत महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। हेलन केलर बताती हैं कि मुझे फूलों को छूने में, और क्योंकि वो फूल कैसे होते हैं, एक मखमल की तरह बड़े मुलायम होते हैं, तो उसको छूने में और उसकी बनावट को महसूस करने में बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। जब वो फूलों को छूती हैं, उसके घुमावदार बनावट को स्पर्श करती हैं, तो उनको प्रकृति के जादू का एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ, हेलन केलर कहती हैं कि कभी जब मेरा भाग्य बहुत अच्छा होता है तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। हेलन केलर कहती हैं कि जब मैं बहुत ही अच्छी किस्मत वाली होती हूँ, तब जैसे मैं टहनी पर हाथ रखती हूँ वैसे ही चिड़िया के मधुर स्वर मेरे कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित होती हूँ, और जब वो किसी झरने के पास जाती हैं और उसके जल में अपना हाथ डालती हैं तो उस समय अंगुलियों के बीच से झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर कर उन्हें बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है। वे कहती हैं कि मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है, और वो बता रही हैं कि उन्हें चीड़ की जो चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं, फैली पत्तियां होती हैं, और घास के जो मैदान होते हैं, वो कितने भी महंगे कालीन हों उनसे अधिक प्रिय हैं, उन्हें उनसे अधिक अच्छे लगते हैं उन्हें। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। और ये भी बताती हैं साथ ही कि बदलते हुए मौसम का जो समय होता है वो उनके जीवन में एक नए तरीके का रंग लाता है, एक और बहुत सारी खुशियाँ लाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। कभी कभी
जैसे वो छू कर स्पर्श कर कर समझ जान पाती हैं कि ये क्या है, कैसा है। तो कभी कभी इन सब सुंदर सुंदर चीज़ों को देख कर, स्पर्श करके उनका भी मन करता है, उनका भी मन मचल उठता है, हट करने लगता है कि मुझे भी इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। हेलन केलर कहती हैं कि अगर मुझे केवल छू कर इसे इतनी खुशी मिल रही है तो जो मैं इनको अगर देख सकूं, इनकी सुंदरता को देख सकूं, तो वास्तव में मेरा जो मन है वो बिल्कुल मुग्ध हो जाएगा, बिल्कुल इन पर मोहित हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, और ये कहती हैं कि जिनके पास आंखें होती हैं वे वास्तव में बहुत ही कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। वे कहते हैं कि इस दुनिया में इतने सारे सुंदर सुंदर रंग हैं, अलग अलग तरीके के रंग हैं। ये जो रंग हैं ये उन लोगों के संवेदना को, उन लोगों के अनुभूति को नहीं छू पाते जिनके पास आंखें हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। मनुष्य जो होता है वो अपनी क्षमता का, अपने सामर्थ्य का कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। वो क्या करता है कि जो उसके पास चीज़ नहीं है वो उसी चीज़ को पाने के लिए उसी की आशा में लगा रहता है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है, जिसके पास जो होता है वो उसकी कदर करना नहीं जानता है। तो इसलिए हेलन केलर कहती हैं कि ये जो दृष्टि है हमारे पास, ये भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ क्यों समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। जबकि इन आँखों से, इस दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को इंद्रधनुष में जितने रंग होते हैं उन रंगों की तरह हरा भरा कर सकते हैं। ये जो दृष्टि है ये ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है। तो ये जो निबंध था ये एक निबंध है। ये इस निबंध को अब यहीं पर ये निबंध समाप्त होता है। तो सबसे पहले हम देखिए, आपकी पुस्तक के, आपकी पाठ के अंत में भी कुछ हेलन केलर के बारे में लिखा हुआ है कि हेलन केलर का जन्म 1880 में अमेरिका में हुआ था। एक ऐसा नाम जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। इनकी मृत्यु जो है वो 1968 में हुई। ठीक है, कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो, न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थीं, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ माय लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। तो ये तो हेलन केलर के बारे में था, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अब देखिए, ये आपका निबंध से कुछ प्रश्न है, इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता है। दूसरा प्रश्न है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है।
तीसरा प्रश्न है कुछ खास तो नहीं, हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ। चौथा प्रश्न है हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सूंघकर पहचान लेती थीं। पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है। तो ये तो हो गया आपका 5 प्रश्न जो कि आपकी निबंध से है, और इसमें से 5 प्रश्न और हैं जो अति लघु उत्तरीय हैं, मतलब छोटे छोटे प्रश्न हैं जो पाठ के बीच से। तो पहला प्रश्न है हेलन केलर प्रकृति की चीज़ों को किस प्रकार पहचानती हैं। दूसरा प्रश्न है लेखिका को किस में आनंद मिलता है। तीसरा प्रश्न है लेखिका के कानों में किसके मधुर स्वर गूंजने लगते हैं। और चौथा प्रश्न है लेखिका को प्रकृति के जादू का एहसास कब होता है। और पांचवा और अंतिम प्रश्न है इस दुनिया के लोग कैसे हैं। तो ये तो आपके प्रश्न हो गए। अब कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ आपको लिखने हैं। परखना, परखना मीन्स होता है गुण दोष आदि को जानना। अचरज, अचरज मीन्स होता है आश्चर्य। आदि, आदि मीन्स होता है अभ्यस्त या किसी चीज की लत। रोचक, रोचक मीन्स होता है मनोरंजक अथवा प्रिय। खुशनसीब, जिसका भाग्य अच्छा हो। समा, वक्त अथवा मौसम। मचलना, हट करना अथवा आतुर होना। संवेदना, अनुभूति अथवा अनुभव। नियामत, ईश्वर का दिया हुआ सुख और वैभव। तो ये इतने शब्द अर्थ हैं, इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।